जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको पुलिस कार्रवाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हाल ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था 17 और 18 फरवरी 2024 को, जो कि आपका कैंसिल भी हो चुका है। उस एग्ज़ाम में आपके पुलिस कार्रवाई से रिलेटेड 12 से 13 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस वीडियो में आपको 17 फरवरी की जो पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी पुलिस कार्रवाई से संबंधित या फिर मानसिक अभिरुचि से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को यहाँ पर आपको हल कराने वाला हूँ। कुल 12 से 13 प्रश्न यहाँ पर होंगे और बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इनको समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। यानी आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और आपको किसी मेले में आपकी ड्यूटी लग गई है और वहाँ पर जो भीड़ है वो किसी किशोर पर चोरी का आरोप लगा रही है और उस पर मॉब लिंचिंग का प्रयास कर रही है। मतलब मॉब लिंचिंग माने किसी विशेष समुदाय को टारगेट करके उसको पीट पीट कर मार देना, इसको ही मॉब लिंचिंग बोलते हैं। तो वहाँ पर मॉब लिंचिंग का प्रयास कर रही है और आप एक पुलिस वाले के रूप में वहाँ पर तैनात हो, तो आपकी कार्रवाई क्या रहेगी हमको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। ये बिल्कुल सही हो सकती है। दूसरी कार्रवाई देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, पूछताछ करने के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करेंगे। जी नहीं, आप बल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर सामने से कोई बल का प्रयोग कर रहा है तो आप बल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये वाली कार्रवाई गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए। जी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सकारात्मक होनी चाहिए, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ को आरोपी को दंडित कर देना चाहिए। अगर आपको सबूत मिल जाते हैं कि ये व्यक्ति वाकई में चोरी कर रहा था, तो क्या आपको उसको भीड़ को सौंप देना चाहिए कि भीड़ तुम इसको दंडित कर दो? जी नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको वहाँ पर सबूत मिल जाते हैं उसके खिलाफ, तो उसको पकड़कर न्यायालय में पेश करना चाहिए। तो इसलिए आपकी ये तीनों नीचे की जितनी भी कार्रवाई है सभी गलत हो जाएगी और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए, इधर उधर उसको कर देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, तो आपको क्या करना चाहिए। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात किए गए हैं किसी स्थानीय निकाय चुनाव के बारे में। ठीक है, और तो वहाँ पर आपको एक सूचना मिलती है, बिल्कुल पक्की खबर मिलती है कि यहाँ पर हिंसक रूप से चुनाव को जो है बाधित करने की तैयारी चल रही है। यानी आपके जो चुनाव को रोकने की प्रक्रिया चल रही है और वो भी हिंसक रूप से, यानी हिंसा भी हो सकती है। ये आपको पक्की सूचना मिलती है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, विश्वसनीय विश्वसनीय सूचना। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, तोड़ फोड़ से बचने के लिए निवारक नज़रबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए। तो निवारक नज़रबंदी की कार्रवाई तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि किसी को नज़रबंद थोड़ी किया जा सकता है, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन थोड़ी हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश करनी चाहिए। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम किसी ऐसी सूचना मिलने के आधार पर कोई चुनाव को थोड़ी स्थगित कर देंगे। पूरा पूरा चुनाव स्थगित करने से थोड़ी सॉल्यूशन निकल जाएगा। सॉल्यूशन निकालना है हमें यहाँ, वो भी सकारात्मक रहते हुए। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए। ये वाला सॉल्यूशन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबंध लगाने से इस समस्या का समाधान थोड़ी होगा। अगर हमने कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा भी दिया, फिर उसके बाद दोबारा से करेंगे तो फिर से यही समस्या होगी। तो इसलिए ये इस समस्या का समाधान नहीं है। तो संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए, जिससे कि उन अराजक तत्वों की पहचान की जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो ऐसे में आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या करना चाहिए। यानी कहीं पर कोई इलाका है और वहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और वहाँ पर दंगा हुआ है,
तो आप पुलिस के रूप में सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, समाधान के लिए नगरपालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए। क्या इसके समाधान नगरपालिका अधिकारियों के साथ चिंता व्यक्त करने से हो जाएगा? जी नहीं, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। मतलब अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया जाए जब तक तनाव कम नहीं हो। क्या पता तनाव कब तक कम ना हो, हमें तो यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना है ना, तो ये तो हमारा इसका सॉल्यूशन नहीं होया। क्या आप कब तक यहाँ पर तनाव कम हो और कब तक हम यहाँ पर कर्फ्यू लगा कर रखेंगे? इसके लिए हमें कोई ना कोई कार्रवाई तो करनी होगी ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या हमें सबसे पहले सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? मतलब जाते ही सब पहचान करो, उन पर कार्रवाई करो, ऐसा होगा? जी नहीं, यहाँ पर पहली प्रायोरिटी हमारी होगी कि सबसे पहले हमें दंगे को शांत कराना है, और जब दंगा शांत हो जाएगा उसके बाद हम उपद्रवियों की पहचान करके उनको कोर्ट में ले जाएंगे या फिर उनको सज़ा दिलाएंगे। ठीक है, उनके खिलाफ बाद में कार्रवाई होगी। पहले हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? दंगे को शांत कराना हो चाहिए, माहौल बिल्कुल शांत कराना होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, संवाद के माध्यम से समूह में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यानी बातचीत के आधार पर जो दोनों समूहों में जो यहाँ पर दंगा हुआ है उन दोनों समूहों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, यानी उनके बीच तालमेल बैठाना चाहिए। और जो समूहों के बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग जिनके यहाँ पर बात मानते हैं, जैसे कोई धर्मगुरु वगैरह हो गया, उनको इस मिशन में शामिल करना चाहिए और उनके द्वारा आपस में बीच में सामंजस्य को स्थापित करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। एटीएम कार्ड पर क्लोनिंग के मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और देखिए कार्ड क्लोनिंग क्या होता है। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग क्या होता है, यानी कि किसी कार्ड का डुप्लीकेट कार्ड बनाना। क्लोनिंग मतलब माने उसका सेम टू सेम डुप्लीकेट बनाना। ठीक है, तो ऐसे में आपको जो ये मामले मिलते हैं उन मामलों को रोकने के लिए आपकी सबसे पहली एक्शन क्या होगा, सबसे पहली कार्रवाई क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए, विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉग की जांच करनी चाहिए। मतलब कोई उपद्रवी है, वो कार्ड एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर रहा है, तो क्या हम मशीनों की जांच करेंगे? मशीनों की जांच करने से थोड़े ही उस अपराधी को पकड़ लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्राधिकार में सभी एटीएम को अस्थायी रूप से बंद कर देना चाहिए। क्या एटीएमों को बंद कर देने से अपराधियों को पहचान लेंगे? ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये परमानेंट सॉल्यूशन थोड़ी होगा कि हम एटीएम को ही बंद कर दें। ऑप्शन नंबर सी, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी संदिग्ध जो है, जो ऐसे काम करते हैं कार्ड क्लोनिंग का, उनकी पहचान करने के लिए सभी एटीएमों में एक एक पर्यवेक्षक को रखना चाहिए। अब ये पर्यवेक्षक क्या होता है? बेसिकली इसका काम होता है देख रेख करना, वहाँ की जांच पड़ताल करना। ठीक है, इसको इंग्लिश में सुपरवाइज़र भी कहते हैं। ठीक है, अब पर्यवेक्षक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुपरवाइज़र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर देख लेते हैं। कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदने चाहिए। क्या मशीन को ही खरीद लेंगे इसकी जाँच करने के लिए? जी मशीन को नहीं खरीदेंगे भाई, ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। हमें संदिग्धों की पहचान करके उनको सज़ा दिलाना हमारा काम है। तो यहाँ पर हमको सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक सुपरवाइज़र को रखना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, आप एक जांच अधिकारी है। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेर फेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। तब आपकी पहली कार्रवाई क्या होगी? आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि इस प्रश्न में पूछा क्या गया है। मान लीजिए आप एक जांच अधिकारी है और किसी वीआईपी की यहाँ पर हत्या हो चुकी है, और उस हत्या के जो मुख्य आरोपी है वो आपको क्या कह रहा है कि आपको कह रहा है कि आप साक्ष्य मतलब जो सबूत है उनमें हेर फेर कर दीजिए और मुझे दोष मुक्त कर दीजिए, यानी मुझको सज़ा से बचा लीजिए। यानी वो सीधे सीधे आपको सबूतों में हेर फेर करने के लिए कह रहा है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालतों में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए।
यानी आपको भ्रष्ट नहीं बनना है, बिल्कुल अभ्रष्ट रहना है और अदालत में जो भी आपके पास सबूत है उनको बिना किसी छेड़छाड़ के बिल्कुल पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। जी हाँ, ये कार्रवाई आपकी पहली होनी चाहिए, बिल्कुल बेहतरीन कार्रवाई है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए आगे की कार्रवाई देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, औपचारिकता दिखानी चाहिए लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्र करना चाहिए। मतलब ये यहाँ कह रहा है कि जैसे वो आपको ये कह रहा है तो आप उसकी हाँ में हाँ मिला दीजिए, चलो ठीक है मैं आपका ये काम कर दूंगा, लेकिन उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। मतलब वो जो कह रहा है उसकी हाँ में हाँ तो मिला दी और आपके मन में ये रहना चाहिए कि मैं इसके लिए इसके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा करूँगा, तब बाद में इसको फंसा दूंगा। जी नहीं, ये कार्रवाई आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। आपको उसको भ्रमित नहीं करना है और आप ऐसे में ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सहमत होने का दिखावा करना चाहिए लेकिन कमज़ोर ढंग से गढ़े गए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा कोई दिखावा नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए। तो क्या जांच करने से ही बचना चाहिए? ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमको तो जांच करनी है ना, हम एक अधिकारी है, हमारा काम ही यही है। तो हम अगर जांच नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल है जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है, तब आपको क्या करना चाहिए? मतलब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप किसी सेल में, मान लीजिए साइबर सेल है, उसमें आप एक कांस्टेबल हैं और आपको साइबर सुरक्षा के बारे में और डिजिटल फोरेंसिक जो होते हैं उनके बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण आपको गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है। मतलब आपको कहीं पर गश्त करना है बाहर जाकर, उस गश्त के वाली ड्यूटी आपको दे दी जाती है। तब आपको क्या करना है? आपको ये काम जो है गश्त वाला बहुत नीरस लगता है, बहुत उबाऊ लगता है, लेकिन फिर भी आपको गश्त पर भेज दिया जाता है, आपकी ड्यूटी गश्त पर लगा दी जाती है, तब आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, गश्त ड्यूटी अनिच्छा से करनी चाहिए और इसकी शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों से करनी चाहिए। आपको जो भी कार्य डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है आपको उसको बहुत ही उत्साहपूर्वक करना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, गश्त ड्यूटी करने से इनकार करना चाहिए और साइबर सेल में रहने पर जोर देना चाहिए। ये वाला भी यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि आप अपने डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया कोई भी कार्य है उसको आप मना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी, गश्त ड्यूटी करनी चाहिए लेकिन लगातार छुट्टी लेने के अवसर की तलाश में रहना चाहिए। ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मानसिक रूप से कमज़ोर कहलाएंगे, आपकी मानसिक दृढ़ता कमज़ोर होती है, ठीक है। ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्त अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपकी अनुकूलता को चेक किया जाता है कि आप किसी भी अनैच्छिक कार्य में अगर आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है तो आप उसके अनुसार अपने आप को कैसे अनुकूलित करते हैं। तो अनुकूलन की क्षमता यहाँ पर आपकी देखी गई है इस प्रश्न के माध्यम से, ठीक है। अगर आपने अनुकूलन की क्षमता के बारे में नहीं पढ़ा है तो इसके ऊपर मैं आपका एक वीडियो लाने वाला हूँ, काफ़ी डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। यानी आपका कोई पड़ोस है और उस पड़ोस में धार्मिकता के आधार पर जो अल्पसंख्यक है उनको पड़ोस में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, शिकायतों को राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित करना चाहिए। मतलब शिकायत आपके पास आई है और आप इस शिकायत को अल्पसंख्यक आयोग के पास भेज देंगे, तो ये तो आप बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर वहीं भेजना होता तो आपके पास क्यों आते, ठीक है। आपको खुद ही समस्या का समाधान निकालना है, ठीक है। सबसे पहला कार्यवाही आपकी क्या होगी वो देखना है। ऑप्शन नंबर बी, कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटी को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। मतलब अगर कोई इस तरह के कानूनों का उल्लंघन कर रहा है तो आप सीधा उस पर मुकदमा चला देंगे,
जी नहीं, आपकी पहली कार्रवाई ये नहीं होनी चाहिए। आपकी पहली कार्रवाई होनी चाहिए कि मामले को किसी तरह बातचीत करके निपटाया जा सके। आपकी पहली कार्रवाई ये नहीं होगी कि आप सीधा ही मुकदमा कर दें, ठीक है? पहले दोनों पक्षों की बातें सुनिए, उसके बाद उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करिए। अगर तब भी बात नहीं बन रही है, उसके बाद आप ये बाद वाली कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी समुदाय संवाद आयोजित करने चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो इस तरह का माहौल बना हुआ है, उसमें जो तनाव उत्पन्न हुआ है, उस तनाव को कम करने के लिए जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं उनके बीच में संवाद आयोजित करना चाहिए। यानी बातचीत के से मामले को सुलझाना चाहिए। पहली प्रायोरिटी आपकी बातचीत ही होगी, उनके बीच सामंजस्य को स्थापित करना चाहिए, ठीक है? तो ये कार्रवाई आपकी बिल्कुल सही बैठती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर देखते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करनी चाहिए। तो ये वाली भी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? यानी कोई पीड़िता है जो बलात्कार से पीड़ित है, उसके फोरेंसिक साक्ष्य की जाँच यानी कि फोरेंसिक रिपोर्ट यहाँ पर बनानी है, सबूत इकट्ठा करने हैं। तो उसकी जाँच करते समय आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़ों में पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करना चाहिए। तो ये वाली कार्रवाई आपकी बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि आपको सादे कपड़े पहनकर पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से आप साक्षात्कार नहीं कर सकते, क्योंकि पीड़िता जो है एक लेडीज़ है और आप खुद एक पुरुष हैं। तो आप ऐसे उसका फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करने के लिए उसका इंटरव्यू नहीं ले सकते। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्षम्य नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति के बेरहमी से मेडिकल परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको बेरहम नहीं होना है, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर क्रूर तो बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं यहाँ पर, प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए, ठीक है? यानी आपको इस मैटर में प्रत्यक्ष रूप से तो शामिल नहीं होना चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से आप इसमें शामिल रह सकते हैं। और जो ये कार्य है आपका फोरेंसिक जांच का, ये आप किसी अनुभवी महिला निरीक्षक को देना चाहिए, महिला इंस्पेक्टर को देना चाहिए। उससे यहाँ पर फोरेंसिक साक्ष्य की रिपोर्ट बनवाइए और उसके बाद आप इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। आपको क्या करना है? यानी कोई ट्रांसजेंडर है, उनका उत्पीड़न हुआ है और उनकी गरिमा और आत्मा को ठेस पहुंचाई गई है, तो वे इस तरीके की रिपोर्ट लेकर आपके सामने आते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान लागू करना चाहिए। यानी उनके प्रति आप संवेदना व्यक्त करेंगे कि आपके साथ बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्या इस तरीके से उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? जी नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सहभागिता के लिए लिंग अधिकार समुदाय स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए। यानी आप उनकी सहायता के लिए एक ऐसा समुदाय स्थापित करेंगे जो उनकी सहायता कर सके, स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए। ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपको ऐसे अपराधियों के खिलाफ अनुशासन बनाए रखते हुए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर देखते हैं, शिकायत ग्रहण करके इसे मानवाधिकार आयोग को अग्रेसित करना चाहिए। ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सॉल्यूशन आपको खुद करना है, किसी दूसरे के पास थोड़ी ट्रांसफ़र कर दोगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। है अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है? तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन के प्रभारी के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्टेशन हाउस अधिकारी उसको बोला जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन करते हैं। यानी
कोई धार्मिक रीति रिवाज का पूजा स्थल है वहाँ पर महिलाओं को प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि आप महिलाओं को नहीं रोक सकते, लेकिन फिर भी वे इस निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। तब आपको क्या करना है एक पुलिस अधिकारी के रूप में? ऑप्शन नंबर ए, अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, छुट्टियां लेकर इस स्थिति से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूह, यानी जो महिलाओं का विरोध कर रहे हैं उनको वहाँ से हटाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उनको यहाँ पर लागू करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो ये थे आपके पुलिस कार्रवाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके हाल ही के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न और ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले इस तरीके के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।